इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे युगों का दौर पार्ट 5। युगों का दौर और पार्ट 5। पार्ट 4 में हमने पढ़ चुके हैं। पार्ट 4 में हमने पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव। ठीक है, अब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे भारत का विदेशी व्यापार। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और पीछे की वीडियो अगर देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाओ, चेक कर लो। तो चलो बिना समय गंवाए अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई, अपनी पाठशाला, अपनी पाठ्यक्रम चालू करते हैं। भारत का विदेशी व्यापार। ईसवी सन के पहले 1000 वर्ष के दौरान भारत का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और बहुत से विदेशी बाजारों पर भारतीय व्यापारियों का नियंत्रण था। पूर्वी समुद्र के देशों में तो उनका प्रभाव था ही, उधर वह भूमध्य सागर तक भी फैला हुआ था। भूमध्य सागर मतलब सागर के बीच में जितने भी भूमि थे, टापू थे, वहां तक भारतीय का नियंत्रण था। किसका नियंत्रण था? भारत का नियंत्रण था। उस समय अखंड भारत के नाम से हिंदुस्तान को जाना जाता था और धीरे धीरे टुकड़े होते गए आज भारत बहुत छोटा सिमट कर रह गया। लेकिन पूरे एशिया पर राज करने वाला भारत, सम्राट अशोक के अकबर द ग्रेट पूरे हिंदुस्तान पर राज किया है। अखंड भारत पे भारत में बहुत प्राचीन काल से कपड़े का उद्योग बहुत विकसित हो चुका था। भारतीय कपड़ा दूर दूर के देशों में जाता था। रेशमी कपड़ा भी यहाँ काफी समय से बनता रहा है, लेकिन वह शायद उतना अच्छा नहीं होता था जितना चीनी रेशम थोड़े अजीब रेशमी उन्होंने रीति रिवाज से बनाते थे, जिसका आयात यहाँ ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से ही किया जाता था और 4वीं शताब्दी से ही चीन के रेशम से बने हुए कपड़े हिंदुस्तान भारत में आया करते थे। तो उस समय पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इटली सब हिंदुस्तान में ही था, तो किधर से आ जाते थे। शायद चाइना वाले को तो पूरब का रास्ता ही पड़ता था आने के लिए, मतलब वही अच्छा लगता था। भारतीय रेशम उद्योग ने बाद में विकास किया, लेकिन बहुत नहीं। विकास तो किया लेकिन ज्यादा नहीं कर पाए। कपड़े को रंगने की कला में उल्लेखनीय प्रगति हुई और पक्के रंग तैयार करने के खास तरीके खोजे और निकाले गए। ठीक है, खोज निकाले गए, जिनमें से एक नील का रंग था। नील का रंग मतलब ब्लू कलर, जिसे अंग्रेजी में इंडिगो कहते हैं और इंडिगो नाम की फ्लाइट भी चलती है। इंडिगो कहते हैं। यह शब्द इंडिया से बना है और अंग्रेजी ने यूनान के माध्यम से आया, मतलब अंग्रेजी में यूनान के माध्यम से आया, इसलिए इंडिगो। देखो हुआ क्या, यूनान से आया तो उसका गो और हिंदुस्तान का इंडी। ठीक है, तो इंडिगो के नाम से रंग का नाम प्रख्यात हुआ, मतलब विख्यात हुआ। ये देखो है महरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा लौह स्तंभ सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था, जिसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ, लेकिन आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। और इस पे चढ़ने के प्रति मतलब ये कंपटीशन होता था, प्रतियोगिता रची जाती थी और पहले इस पर तिल लगा दिए जाते थे, स्तंभ पे तिल लगा दिए जाते थे। उसके बाद से बोले जाते थे जो चढ़ेगा उसको इनाम मिलेगा। अच्छा यार, आप भी बताओ यार, इस पर तेल लगा दो, कोई चढ़ पाएगा क्या? बताओ, कोई चढ़ पाएगा? फिसल नहीं जाएगा ना, लोहा है। और किसी का हाथ तो चुंबक तो था नहीं कि चिपक जाए तो चिपक जाए, और तेल लगा है, चुंबक भी चिपकाओगे तो अभी नीचे चला आएगा। ईसवी सन के आरंभिक शताब्दियों में भारत में रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री का विकास और
देशों की तुलना में शायद अधिक हुआ था, और बाकी देशों के मामले में रसायन शास्त्र के विकास हिंदुस्तान में ज्यादा हुए थे। भारतीय प्राचीन काल से ही फैलाद को ताव देने जानते थे। मतलब भारतीय प्राचीन काल से ही फैलाव को ताव देना जानते थे, मतलब उसमें अग्नि हवन देना, उसको भड़काना जानते थे। ठीक है। भारतीय फौलाद और लोहे की दूसरे देशों में बहुत कद्र थी। देखो, भारतीय फौलाद में क्या हो जाएगा, कोई जवाज हो जाएगा लड़ने के लिए, और लोहे की उन देशों में बहुत कद्र थी, क्योंकि लोहा को गलाकर हथियार बनाए जाते थे। विशेष रूप से युद्ध के कामों में, बोले ना, हथियार बनाए जाते थे युद्ध के काम में। आगे लिखते हैं, भारतीयों को और बहुत सी धातुओं की भी जानकारी थी और उनका इस्तेमाल किया जाता था। औषधियों के लिए धातुओं के मिश्रण तैयार किए जाते थे। आसव और भस्म ये लोग खूब जानते थे। औषधि विज्ञान काफी विकसित था। मध्य युग तक प्रयोगों में काफी विकास किया जा चुका था। गिरजे नहीं, गरचे ये प्रयोग मुख्य रूप से प्राचीन ग्रंथों पर आधारित थे, और ये प्राचीन जितने भी ग्रंथ थे, जैसे में रामायण महाभारत, उन सब से शायद लिया गया था। आगे पढ़ते हैं, शरीर रचना और शरीर विज्ञान का अध्ययन किया जाता था, और हरवे से बहुत पहले रक्त संचार की बात सुझाई जा चुकी थी। रक्त संचार मतलब आज के डेट में जो ब्लड डोनेट किए जाते हैं, एक दूसरे के शरीर में चढ़ाए जाते हैं, वो आज से 1500 साल पहले चलता था। तो उस समय बकरी का खून गाय को, गाय का खून बकरी को, भैंस का खून इंसान को दिए जाते थे, इसलिए लोग मर जाते थे। लेकिन इंसान को देना, जिसका ओ पॉजिटिव हो, हर किसी को खून दे सकता है। अगर मैच कर जाए तो जी जाएगा, नहीं करेगा तो मर जाएगा। उस समय तो केमिस्ट्री शास्त्र का इतना बड़ा लेबोरेटरी तो था नहीं, लेकिन लोग देख कर पहचान लेते थे कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप है। ये था पावर धर्म का, ध्यान का, आंख का और विचार का। उसके बाद पढ़ते हैं, खगोल शास्त्र जो विज्ञानों में प्राचीनतम है, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का नियमित विषय था। भूगोल शास्त्र, ठीक है। खगोल शास्त्र मतलब भूगोल आ जाएंगे उसमें आज के लिए। जियोग्राफी, फलित ज्योतिष शास्त्र, तो उस समय फलित ज्योतिष को भी पढ़ाया जाता था। ज्योतिष को इससे मिला दिया जाता था, ठीक है। एक निश्चित पंचांग, इसको पंचांग बोलते हैं, एक निश्चित पंचांग भी तैयार किया गया था जो अब भी प्रचलित है। जो लोग समुद्र यात्रा पर निकलते थे उनके लिए खगोल शास्त्र का ज्ञान व्यवहारिक दृष्टि से बहुत सहायक होता था, और खगोल शास्त्र का ज्ञान जो था उन लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होता था जो समुद्री यात्रा पर, चाहे कहीं भी दृष्टि यात्रा पर निकलते थे। इसीलिए तमिलनाडु नहीं, केरल के एक मंदिर है जहां से दुबई जाने का रास्ता एक बोतल के नजरिए से बता दिया गया कि इस रास्ते से जाओगे तो डायरेक्ट बिना गतिविधि का तुम पहुंच जाओगे। तो उस समय भूगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र का ज्ञान जिसको था वही इस चीज को किया करता था। इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, थोड़ी सी पढ़ाई से काम नहीं चलेगा बाबू। यह कहना कठिन है कि उस समय तक यंत्रों ने कितनी प्रगति की थी। अब उस समय कोई कुछ नहीं कर सकता, जादुई यंत्र भी हो सकते थे, लेकिन जहाज बनाने का उद्योग खूब चलता था। जहाज बनाने का कारखाना बहुत ज्यादा चलता था उस समय। इसके अलावा विशेष रूप से युद्ध में
काम आने वाली तरह तरह की मशीनों के हवाले भी मिलते हैं। मतलब तरह तरह के मशीन भी बनाए जाते थे जो युद्ध में काम आते थे, और वैसे सारे उपदेश हमारे उपलेखों में मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भारत औजारों के निर्माण एवं प्रयोग में और रसायन शास्त्र और धातु शास्त्र संबंधित जानकारी में किसी देश से पीछे नहीं था। इसी कारण कई सदियों तक वह कई विदेशी मंडियों को अपने वश में रख सका। मतलब यही एक कारण था कि हर एक प्रयोग के बारे में भारतीय जानते थे, हर औजार बनाने के लिए जानते थे, रसायन शास्त्र का ज्ञान रखते थे, धातु शास्त्र का ज्ञान रखते थे, और संबंधी जानकारी उन्हें बखूबी याद था, बखूबी पता था। इसलिए विदेशी मंडियों पर उनका ही राज था। किसका? भारतीयों का राज था। तो ये हमारा खत्म हो गया भारत का विदेशी व्यापार। अब हमारा चालू होगा प्राचीन भारत में गणित शास्त्र। मतलब हमारे प्राचीन भारत में गणित शास्त्र का क्या उपदेश था। ठीक है, इसमें हम जानेंगे। यह माना जाता है कि आधुनिक अंक गणित, जो अभी के डेट में है मैथ्स, और बीज गणित, उस समय अंक गणित और बीज गणित की नींव भारत में ही पड़ी थी। देखो, दो ही गणित पहले चालू हुए थे आधुनिक काल में, अंक गणित और बीज गणित। उसके बाद से हम पढ़ते हैं इसमें गिनती के चौखट्टे, जो हम गिनती पढ़ते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। गिनती के चौखट्टे को इस्तेमाल करने के फुहर पद्धति, रोमन और उसी तरह की संख्याओं के इस्तेमाल ने बहुत समय तक प्रगति में बाधा दी। और कुछ कुछ बातें थी जो चौखट्टे गिनती को बनाने में बाधा, गिनती तो बन गई लेकिन कुछ समय तक उसने बाधा डाल दिया, काम में प्रगति में बाधा डाल दिया, क्योंकि उस समय शून्य का आविष्कार नहीं था। जबकि शून्यक मिलाकर 10 भारतीय संख्याओं ने मनुष्य की बुद्धि को इन बाधाओं से बहुत पहले मुक्त कर दिया था। और 1500 साल पहले शून्य का प्रयोग हो चुका था यार, और फिर शून्य का रिसर्च हुआ था। तो भारत ने ही गिनती दिया, भारत ने ही पढ़ाया, भारत ने ही सब चीज दिया, भारत ने ही व्यापार दिया। आज भारत ही हर एरिया पे राज करेगा। अच्छे शासक चुनो, अच्छे प्रधानमंत्री चुनो कि तुम्हारी हर आकांक्षा को पूरा कर सके। ओके। और अंकों के व्यवहार पर अत्यधिक प्रकाश डाला था। ये अंक चिन्ह बेजोड़ थे और दूसरे देशों में प्रयोग किए जाने वाले तमाम चिन्हों से एकदम भिन्न थे। और जो चिन्ह भारत बना के दिया करता था वो चिन्ह अलग था, सबसे अलग था। ऐसे प्रयोग जो तमाम चिन्हों से अलग था। भारत खास है तो अपनी खास चीज को तो खास बनाएगा ना, दूसरा थोड़े बना देगा। हम एक एक लाइन को पढ़ा रहे हैं, अगर आप एक एक लाइन पढ़ो ना तुम्हें एग्जाम में कोई फेल नहीं कर सकता। 100% तुम्हें कोई फेल नहीं कर सकता। भारत में ज्यामिति, अंक गणित और बीज गणित का आरंभ बहुत प्राचीन काल में हुआ था। मतलब भारत में ज्यामिति, अंक गणित और बीज गणित का आरंभ तो बहुत पहले हो चुका था। शायद आरंभ में वैदिक वेदियों पर आकृतियां बनाने के लिए एक तरह के ज्यामितियां, मतलब एक आकार बनाकर गिनती बनाना, वैसे बीज गणित का प्रयोग किया जाता था। हिंदू संस्कारों में ज्यामितिक आकृतियां अब भी आमतौर पर काम में लाई जाती है। भारत में ज्यामिति का विकास अवश्य हुआ, पर इस क्षेत्र में यूनान और सिकंदरिया
सिकंदरिया सिकंदर का सेना सिकंदरिया आगे बढ़ा है। अंक गणित और बीज गणित में भारत आगे बना रहा, जिसे शून्य या कुछ नहीं कहा जाता है। वह आरंभ में एक बंदी या नुक्ते की तरह था, बाद में उसने एक छोटे वृत्ता का रूप धारण कर लिया। उसे किसी भी और अंक की तरह एक अंक 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 मतलब नंबर अंक समझा जाता था, और उसके बाद से अंक को समझा जाता था। कैसे? छोटे छोटे वृत्तांत के रूप में धारण कर लिया, उसे किसी भी और अंक की तरह जाना जा सकता है। जैसे एक, पहले पता था एक कैसे लिखाता था? नहीं पता था ना। आज एक लाइन खींच दो एक, उसको घुमा दो दो, उसको आकृति बना दो तीन। तो पहले लाइन केवल खींचे जाते थे, ठीक है। अब उसको आकृति बना के दे दिए गए, इसलिए हम जानते हैं कि 1 2 3 4 से 9 10 तक कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से पढ़ते हैं शून्यक और स्थान मूल्य वाली दशामलव और विधि को स्वीकार करने के बाद अंक गणित और बीज गणित में तेजी से विकास करने की दिशा में कपाट खुल गया, और बहुत जल्दी विकास करने के लिए कपाट खुल गया जब अंक गणित और बीज गणित की शुरुआत हो गई थी। बीज गणित पर सबसे प्राचीन ग्रंथ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट का है, जिनका जन्म 487 ईसा में हुआ था। भारतीय गणित शास्त्र में अलग महत्वपूर्ण नाम भास्कर 1522 ईसा का, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र 628 ईस्वी का है। ब्रह्मपुत्र पद्धति खगोल शास्त्रीय भी था, जिसने शून्य पर लागू होने वाले नियम निश्चित किए और इस क्षेत्र में और अधिक उल्लेखनीय प्रगति की। इसके बाद अंक गणित और बीज गणित पर लिखने वाले गणितज्ञों को परंपरा मिलती है, मतलब उसके बाद से लिखे जाने वाले गणितज्ञ को परंपरा मिलती है। लेकिन इसके लिए बहुत प्रयास किया। कौन? आर्यभट्ट ब्रह्मपुत्र अंक गणित पे बहुत प्रयास किए थे, तभी जाकर हम एक महान गणित को समझ सकते हैं, नहीं तो पहले तो नहीं समझ सकते, ठीक है। उसने खगोल शास्त्र, बीज गणित और अंक गणित पर क्रमशः 3 ग्रंथ की रचना की। अंक गणित पर उनकी पुस्तक का नाम लीलावती है, जो स्त्री का नाम होने के कारण गणित के पुस्तक के लिए विचित्र लगता है। लीला गणित आज भी बुक आता है, बहुत सारे बुक लीला गणित के आते हैं। मैथ के बुक पर देखना लीला गणित का नाम लिखा होगा, लीलावती का नाम लिखा होगा। आज गणित लिखा जाता है, पहले लीलावती लिखा जाता था, ठीक है। विश्वास किया जाता है कि लीलावती भास्कर की पुत्री थी, इसलिए लीलावती डाल दी है, जो कि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। और भास्कर की पुत्री का नाम लीलावती था, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। पुस्तक की शैली सरल और स्पष्ट है और छोटी उम्र के लोगों की समझ के लिए उपयुक्त है। इस पुस्तक का संस्कृत विद्यालयों में अब भी कुछ हद तक अपनी शैली के कारण इस्तेमाल किया जाता है। और संस्कृत भाषा में जो मैथ आता है, गणित, उसी पर लीलावती नाम लिखा रहता है, क्योंकि मैंने भी संस्कृत का जो बुक पढ़ा है उस पर लीलावती पुस्तक का नाम लिखा गया है। तो आज भी वो बहुत सारे शैली पढ़ाए जाते हैं, बहुत सारे विद्यालय में पढ़ाया जाता है। अगर आपको भी पढ़ना है तो मालूम करो,
अगर बुक चाहिए तो पीडीएफ ड्राइव क्रोम में सर्च करो, फर्स्ट पॉपअप नोटिफिकेशन को ऑन करो, उसके बाद से जो भी बुक चाहिए तुम उस पर सर्च करो और ये वो बुक तुम्हें मिल जाएगा। डाउनलोड करो और सेव कर लो और पढ़ो। 8वीं शताब्दी में खलीफा, उस समय खलीफा अल मसूर के राज्यकाल में 753 से 774 ईसा कई भारतीय विद्वान बगदाद जगह है, बगदाद गए और अपने साथ वे जिन पुस्तकों को ले गए उनमें खगोल शास्त्र और गणित की पुस्तकें थी। उन्होंने अरबी जगत में गणित शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के विकास को प्रभावित किया और वहां भारतीय अंक प्रचलित हुए। बगदाद एक गाना है, मैं भुला गया हूं लेकिन भूल गया हूं। बगदाद के बारे में आप जान सकते हो, गूगल पे सर्च करते हैं बगदाद का, मालूम चल जाएगा। बगदाद उस समय विद्या अध्ययन का, मतलब जहां पर पढ़ाई लिखाई होती थी, उसका बड़ा केंद्र था और यूनानी और यहूदी विद्वान वहां एकत्र होकर अपने साथ यूनानी दर्शन, ज्यामिति और विज्ञान ले गए थे। मतलब ज्यामिति और विज्ञान ले गए थे वहां पे, जो दर्शन शास्त्र था, दर्शन शास्त्र भी ले गए थे। कौन ले गए थे? यहां से पढ़ो। वहां एकत्र होकर अपने साथ यूनानी दर्शन, ज्यामिति और विज्ञान ले गए थे। मध्य एशिया से स्पेन तक सारी इस्लामी दुनिया पर बगदाद का सांस्कृतिक प्रभाव मशहूर किया जाता था और अरब अनुवादों के माध्यम से भारतीय गणित का ज्ञान इस व्यापक क्षेत्र में फैल गया था और भारतीय गणित का ज्ञान ट्रांसलेटर के वजह से अरब देश में, यूनानी देश में फैल गया था। फैलाया गया था, फैल नहीं गया था, फैलाया गया था। ठीक है। अरबी जगत से यह नया गणित संभवतः स्पेन के मशहूर विश्वविद्यालय के मध्य से यूरोपीय देशों में पहुंचा और इससे यूरोपीय गणित की नींव पड़ी। और यूरोप में भी गणित का नींव कब पड़ा? जब हिंदुस्तानी लोग गए। और वही आज के हिंदुस्तानी लोग का प्रकाशन अपने ही गणित में नहीं आता है। क्यों? हमारे यहाँ के राज्य व्यवस्था, सरकार व्यवस्था की वजह से नहीं आता है। अगर हमारी राज्य व्यवस्था, सरकार व्यवस्था पहले से अधिक होती, आजादी के बीच में जो 300 साल गुलामी से जूझे जाते थे, हम लोग गुलामी से जूझ रहे थे उसमें, तो आज हमारी नींव कुछ अलग ही होती। ठीक है। यूरोप में इन नए अंकों का विरोध हुआ और इनके आमतौर पर प्रचलन में कई सौ वर्ष लग गए और कितना सैकड़ों वर्ष लग गए उसको प्रचलन, मतलब प्रचार करने में। इनका सबसे पहला प्रयोग किसकी जानकारी मिलती है? मतलब इसका सबसे पहला प्रयोग किसकी जानकारी मिलती है? तो 1134 ईसा में सिसिली के एक सिक्के में हुआ। ब्रिटेन में इसका पहला प्रयोग 1490 ईसा में हुआ और 1490 ईसा में ही ब्रिटेन में इसका इस्तेमाल किया और उसी समय से ब्रिटेन हिंदुस्तान में आना जाना चालू कर दिया। आगे पढ़ेंगे विकास और ह्रास से। विकास हुआ और हमें सूखा कैसा महसूस हुआ, बदनामी, हमारे चीज को हड़पा कैसा गया। अत्याचार, विकास और अत्याचार। तो चलो, बोर नहीं हो रहा है ना, तो मैं बता दूं इसको इसी में, विकास और ह्रास। ये बहुत लंबा चैप्टर चला जाएगा, कोई बात नहीं, पढ़ने में कौन सा लंबा आया है।
जंग और प्यार और पढ़ाई में कुछ मायने नहीं रखता है। चलो शुरू करते हैं। ईसवी सन के पहले 1000 वर्षों में भारत में आक्रमणकारी तत्व और आंतरिक झगड़ों के कारण बहुत उतार चढ़ाव आए। फिर भी यह समय ऊर्जा से उफानता और सभी दिशाओं में अपना प्रसार करते हुए कर्मठ राष्ट्रीय जीवन का समय रहा है। ईरान, चीन, यूनानी जगत, मध्य एशिया से इसका संपर्क बढ़ता है और इस सबसे बढ़कर पूर्वी समुद्रों की ओर बढ़ने की शक्तिशाली प्रेरणा पैदा होती है। परिणाम स्वरूप भारतीय उपनिवेशों की स्थापना और भारतीय सीमाओं को पार कर दूर दूर तक भारतीय संस्कृति का प्रसार होता है। इन हजारों वर्षों के बीच के समय में यानी चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर छठी शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य, मतलब चौथी शताब्दी से छठी शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य समृद्ध होता है। क्योंकि वो समय था उनका, तो समृद्ध होते रहे। उनका समय 300 वर्षों तक था। उसके बाद से फिर से उनका विघटन चालू हो गया, विकाल पड़ने लगा। यह भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। इस युग में संस्कृत साहित्य में एक प्रकार का प्रशांतिक आत्मविश्वास और आत्म अभिमान के दीक्षित और उमंग दिखाई पड़ती है। और यही समय था जिसको स्वर्ण युग कहा जाता था, जिस संस्कृत साहित्य के प्रकार में प्रशांति, अतीत शांति, आत्मविश्वास था, आत्म अभिमान था और उमंग था कि भाई मैं हूं तो हूं, मैं स्वर्ण युग हूं, हमारा स्वर्ण युग है तो है। तो ऐसे पॉजिटिव विचार जिसके अंदर में आते हैं ना, वही जीवन को खुशहाल जीता है। स्वर्ण युग के समाप्त होने से पहले ही कमजोरी और हरास के लक्षण भी प्रकट होने लगे। उत्तर पश्चिम से गोरे हुनों के दल आते हैं। मतलब उत्तर और पश्चिम से। उत्तर किधर से? उत्तर मतलब कश्मीर के तरफ से, उस तरफ पाकिस्तान थे, ईरान था, तो उधर से लेकर उत्तर में पाकिस्तान के उधर से अफगानिस्तानी के लोग आते रहे और दल के दल आते हैं और बार बार वापस खदेड़ दिए जाते हैं। किंतु धीरे धीरे वे उत्तर भारत में अपनी राह बना लेते हैं और आधी शताब्दी तक पूरे उत्तर में अपने को राज्य सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित कर लेते हैं। इसके बाद अंकित गुप्त सम्राट मध्य भारत के एक शासक यशोवर्मन, जो गुप्त सम्राट थे, यशोवर्मन के साथ मिलकर बहुत प्रयत्न करके हुन को निकाल बाहर करता है। इस लंबे संघर्ष ने भारत को राजनीतिक और सैनिक दोनों दृष्टियों से दुर्बल बना दिया। हुनों के उत्तर भारत में बस जाने के कारण लोगों में धीरे धीरे एक अंदरूनी परिवर्तन घटित हुआ। हुनों के पुराने वृत्तांत कठोरता और बर्बर व्यवहार से भरे पड़े हैं। ऐसा व्यवहार जो युद्ध और शासन के भारतीय आदर्शों से एकदम भिन्न था। और देखो उस समय उनका व्यवहार इतना था ना यार, इतना घटिया था, तुरंत मार काट बलात्कार ऐसे चालू कर देते थे, जिसके वजह से व्यवहार उनका खराब हो गया। इसलिए भारतीय आदर्श से एकदम भिन्न था। भारतीय आदर्श हमें शांति का पाठ पढ़ाता था और वे शांति चाहते नहीं थे। लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं। तुम्हारी मम्मी भी यही बोलती होगी, बचपन में हम भी सुना करते थे। अब बड़े हो गए नहीं सुनते हैं। आप भी बड़े हो जाओगे नहीं सुनोगे। 7वीं शताब्दी में जब हर्ष के शासन काल में उज्जैनी, आधुनिक में उज्जैन और गुप्त शासकों की शानदार राजधानी थी।
फिर से कला फिर से कला सांस्कृतिक और एक शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र बनती है, लेकिन आने वाली सदियों में वह भी कमजोर पड़कर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। 9वीं शताब्दी में गुजरात का माहिर भोज उत्तर और मध्य भारत में छोटे राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त राज्य कायम करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है, और छोटे बड़े राज्य को एक साथ करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। कौन? गुजरात माहिर भोज। ठीक है। एक बार फिर साहित्यिक पुनर्जागरण होता है, जिसके प्रमुख व्यक्तित्व राजशेखर हैं। ठीक है। 11वीं शताब्दी के आरंभ में एक बार फिर एक दूसरा भोज सामने आता है, जो बहुत पराक्रमी और आकर्षक है, और उज्जैनी फिर एक बड़ी राजधानी बनती है। और फिर से एक राजा आता है, दूसरा भोज आता है, और उस समय कहीं भोज टाइटल हो, तो वो उज्जैनी को फिर से एक बड़ी राजधानी बनाती है। यह भोज बड़ा अद्भुत व्यक्ति था। भोज एक व्यक्ति का नाम था, जिसने अनेक क्षेत्रों में प्रतिष्ठा हासिल की। वह व्याकरण और कोशगार था। वो व्याकरण और कोशगार था। व्याकरण ऐसे गुत्थी बनाता था और कोशगार लिखता भी था उस समय। साथ ही उसकी दिलचस्पी भेषज और खगोल शास्त्र में भी थी। उसने इमारतों का निर्माण, इंजीनियर था भाई, उसने इमारतों का निर्माण कराया और कला एवं साहित्य का संरक्षण किया। वह स्वयं कवि था और लेखक था, जिसके नाम से भोज के नाम से कई रचनाएं मिलती है। उसका नाम महान विद्वता और उदारता के प्रतीक के रूप में लोक कथाओं और किस्सों का हिस्सा बन गया। इन तमाम चमकदार टुकड़ों के बावजूद एक भीतरी कमजोरी ने भारत को जकड़ रखा है, जिससे उसकी राजनीति प्रतिष्ठा ही नहीं, बल्कि उसके रचनात्मक क्रियाकलाप भी प्रभावित होते दिखाई पड़ते हैं। यह प्रक्रिया बहुत धीमे गति से चलती रही, और इसने दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत को जल्द प्रभावित किया। अंदर मनमुटाव हो जाए ना यार, तो तुमको दुनिया में कोई जिता नहीं सकता, इतना याद रखना। इसलिए मनमुटाव किसी से मत करना, किसी से झगड़ा मत करना। वस्तुतः दक्षिण आक्रमणकारियों के लगातार हमलों का मुकाबला करने के दबाव से बचा रहा। उत्तर भारत की स्थिति से बचाव के लिए बहुत से लेखक, कलाकार और वास्तुशिल्पी दक्षिण में जाकर बस गए। दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों ने इस लोगों को रचनात्मक कार्य के लिए ऐसा अवसर दिया होगा जो उन्हें दूसरी जगह नहीं मिली। मतलब वहां के लोग, शक्तिशाली राजा जो था, ऐसे रचनात्मक कार्य दिए उनको, जो अवसर उन्हें दूसरी जगह नहीं मिली थी, वही मिली जहां उन्होंने जाकर अपना बसाव किया। ठीक है। गरचे उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, पर जीवन वहां समृद्ध था, और वहां कई केंद्र सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टि से सक्रिय थे। हमेशा की तरह बनारस धार्मिक और दार्शनिक विचारों का गढ़ था। लंबे समय तक कश्मीर भी बौद्धों और ब्राह्मणों के सांस्कृतिक ज्ञान का
बहुत बड़ा केंद्र रहा। भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय रहे। इनमें सबसे प्रसिद्ध नालंदा था। भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो था नालंदा था, जिसके विद्वानों का पूरे भारत में आदर किया जाता था। यहाँ चीन, जापान, तिब्बत से विद्यार्थी आते थे, बल्कि कोरिया, मंगोलिया और बुखारा से भी ऐसे ऐसे देश के लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे। धार्मिक और दार्शनिक विषयों, बुद्ध और ब्राह्मण दोनों के अनुसार के अलावा दूसरे विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी। मतलब यहाँ पर बुद्ध की शिक्षा दी जाती थी, ब्राह्मण की शिक्षा दी जाती थी, दोनों की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। कला और वास्तुशिल्प। कला और वास्तुशिल्पी मतलब इंजीनियरिंग के विभाग थे। वैधक का विद्यालय था, कृषि विभाग था, डेयरी फार्म था, मतलब दूध वाला डेयरी फार्म था, और पशु थे। विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार ज्यादातर नालंदा के विद्वानों ने किया था। फिर से बोल देता हूं। कला और वास्तुशिल्पी के विभाग थे, वैधक और विद्यालय था, कृषि विभाग था, डेयरी फार्म था और पशु थे। विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार ज्यादातर नालंदा के विद्वानों ने किया था, और नालंदा के विद्वानों ने ही जाकर वहां पे भारतीय संस्कृति का प्रसार किया, मतलब प्रचार किया। इसके अलावा बिहार में आजकल के भागलपुर के पास विक्रमशिला और काठियावाड़ में वल्लभी विश्वविद्यालय थे। गुप्त शासकों के समय में उज्जैनी विश्वविद्यालय का उत्कर्ष हुआ। दक्षिण में अमरावती विश्वविद्यालय था। तो ये विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध थे। नालंदा विश्वविद्यालय, उज्जैनी विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, अमरावती विश्वविद्यालय, सब हिंदुस्तान के तो थे, दूसरे जगह के थोड़े थे, सब हिंदुस्तान के थे। ज्यों-ज्यों सहर्षवादी समाप्ति पर आती है, यह सब सभ्यता के तीसरे पहर जैसे लगने लगता है। दक्षिण में अब भी तेजस्विता और शक्ति शेष थी, और वह कुछ और शताब्दियों तक बनी रही, पर ऐसा लगता था जैसे हृदय स्तंभित हो चलता हो। उनकी धड़कनें मंद होने लगी थी। 8वीं शताब्दी में शंकर के बाद कोई महान दार्शनिक नहीं हुआ। शंकर भी दक्षिण भारतीय थे। ब्राह्मण और बौद्ध दोनों धर्मों का ह्रास होने लगता है, और पूजा के विकृत रूप सामने आने लगते हैं, विशेषकर तांत्रिक पूजा और योग पद्धति के भ्रष्ट रूप। और उस समय तांत्रिक पूजा और योग पद्धति को बहुत लोग मानते थे। आज भी तांत्रिक, असम और बंगाल में चल जाओ, सबसे ज्यादा तांत्रिक विधि वहीं पर होती है। सबसे ज्यादा तांत्रिक विधि शून्य मंदिर में ही होगा, क्योंकि वो शून्य मंदिर इसीलिए बनवाया ही गया था। ठीक है। साहित्य में भवभूति नाम है। 8वीं शताब्दी में आखिरी बड़ा व्यक्ति था। गणित में आखिरी बड़ा नाम भास्कर द्वितीय 12वीं शताब्दी का है। काल में ईसवी हैवेल के अनुसार 7वीं या 8वीं शताब्दी के 14वीं शताब्दी तक भारतीय कला का महान युग था। यही समय यूरोप में गाथिक कला के चरम विकास का समय था। प्राचीन भारत काल की रचनात्मक प्रवृत्ति का ह्रास स्पष्ट रूप से
16वीं शताब्दी में होने लगा। मेरा ख्याल है कला के क्षेत्रों में भी उत्तर की अपेक्षा दक्षिण भारत में ही पुरानी परंपरा ज्यादा लंबे समय तक कायम रही। मतलब उस समय हुआ क्या, यहां से देखो आप, प्राचीन भारत में जो स्पष्ट रूप से 16वीं शताब्दी था, उस समय उत्तर की अपेक्षता दक्षिण भारत में ही पुरानी परंपरा ज्यादा लंबे समय तक कायम रही। उत्तर की नहीं हुई लेकिन दक्षिण की कायम रही, क्योंकि दक्षिण में जाने के लिए जगह ही नहीं था, एक ही जगह था, वहां पर तो रजवाड़े निपट लेंगे, तुम आ जाओ भाई। उपनिवेशों में बसने के लिए आखिरी बार दल दक्षिण से नवीं शताब्दी में आया, लेकिन दक्षिण के चोल वंशी 11वीं शताब्दी में तब तक एक बड़ी समुद्री शक्ति बने रहे जब तक उन्हें श्री विजय ने परास्त करके उन पर विजय नहीं प्राप्त कर ली, और श्री विजय ने ही हर्षवर्धन को शायद हराया था। समय के साथ भारत क्रमश अपनी प्रतिभा और जीवन शक्ति को खोता जा रहा था। यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी और कई सदियों तक चलती रही। इसका आरंभ उत्तर में हुआ और अंत में यह दक्षिण पहुंच गई। उत्तर से बढ़ा लेकिन दक्षिण पहुंच गई। इस राजनीतिक पतन और सांस्कृतिक गतिरोध के कारण क्या थे, मतलब ऐसे गतिरोध के कारण क्या थे? राधा कृष्ण का कहना है कि भारतीय दर्शन ने अपनी शक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ खो दी। मतलब जो निजी शक्ति थी, अपनी शक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता जो था वो हमने खो चुका था उस समय। यह सही है कि राजनीतिक स्वतंत्रता खो जाने से सांस्कृतिक ह्रास अनिवार्य रूप से हो जाता है, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता तभी छिनती जब उसे पहले किसी तरह का ह्रास शुरू हो जाता है। भारत जैसे विशाल, अति विकसित और अत्यधिक सभ्य देश ब्रह्म आक्रमण के सामने तभी हार मानेगा जब या तो भीतर से खुद पतनशील हो या आक्रमणकारी युद्ध कौशल में उससे अलग हो, मतलब भारतीयों से अलग हो, जीतने की औकात रखते हो। भीतरी ह्रास भारत में इन हजारों वर्षों के अंत में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ा, और हजारों वर्ष में क्या हुआ ये स्पष्ट रूप से इतिहास में दिखाई देते हैं। यह सभ्यता के जीवन में ह्रास और विघटन के दौर बार बार आते हैं, पर भारत ने उनसे बचकर नए सिरे पे अपना कायाकल्प कर लिया। उसमें एक ऐसा सक्रिय अंतरस्थल रहा जो नए संपर्कों से अपने को हमेशा ताजा रूप देकर फिर से अपना विकास करता रहा। कुछ इस रूप में कि अतीत से भिन्न होकर भी उसके साथ गहरा संबंध बना रहा। भारत में हमेशा से व्यापार में रूढ़िवादी और विचारों में विस्फोट का विचित्र संयोग रहा है। मतलब रूढ़िवादी और राजवादी, विचारवादी, ऐसे छोटे छोटे विचित्र संयोग बनते रहते हैं। रूठ जाना, हम ना करें तो ना करें, ऐसा ही जिस तरह तुम सब बोलते हो, हम नहीं खाएंगे मम्मी, हम ना खाएं, तू खा। सभ्यता के ध्वस्त होने के हमारे सामने बहुत से उदाहरण हैं। इसमें
सबसे उल्लेखनीय उदाहरण यूरोप की प्राचीन सभ्यता का है, जिसका अंत रोमन के पतन के साथ हो गया। रोमन का पतन हुआ और प्राचीन सभ्यता यूरोप का खत्म हो गया, खत्म गया। भारतीय सभ्यता का ऐसा नाटकीय अंत न उस समय हुआ और न बाद में, किंतु उत्तरोत्तर पतन साफ दिखाई पड़ता है। शायद यह भारतीय समाज व्यवस्था के बढ़ते हुए कट्टरपन और गैर मिलनसारी का अनिवार्य परिणाम था। उससे यहाँ की जाति व्यवस्था में देखा जा सकता है। यहाँ भारतीय विदेशी चले आए, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया में, वहाँ उनकी मानसिकता, रीति रिवाज और अर्थव्यवस्था किसी में इतना कट्टरपन दिखाई नहीं पड़ता। अगले 400-500 वर्षों तक वे इन उपनिवेशों में फले फूले और उन्होंने तेजस्विता और रचनात्मक शक्ति का परिचय दिया। स्वयं भारत में गैर मिलनसारी का भावना ने उनकी रचनात्मकता को नष्ट कर दिया। जीवन निश्चित चौखटों में बट गया और निश्चित चौखटों में बट गया जो जात पात में आते हैं, जहां हर आदमी का धंधा अस्थाई और नियत हो गया, और हर व्यक्ति का अस्थाई धंधा हो गया और नियत अपने लिए ही करता है, दूसरे के लिए नहीं करता है। देश की सुरक्षा के लिए युद्ध करना क्षत्रियों का काम हो गया। ब्राह्मण और क्षत्रिय वाणिज्य व्यापार को नीची नजर से देखते थे। नीची जाति वाले को शिक्षा और विकास के अवसरों से वंचित रखा गया। देखो, ये मैं बोला था ना, वो क्षेत्रीय, कम से कम ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब ऐसे जात थे जो ऊपर नीचे की जात बना दिए। इसके वजह से पूरी शिक्षा व्यवस्था खत्म हो गई और उन्हें अपने से ऊंची जाति के लोगों के अधीन रहना पड़ा, और उस समय से उन लोगों ने अपने से ऊंचे जाति के अधीन रहना चालू कर दिया। भारत के सामाजिक ढांचे ने भारतीय सभ्यता को अद्भुत दृढ़ता दी थी। उसने गुटों को शक्ति दी और उन्हें एकजुट किया, लेकिन यह बात बृहत्तर एकता और विकास के लिए बाध्यक हुई। इसने दस्तकारी, शिल्प, वाणिज्य और व्यापार का विकास किया, लेकिन हमेशा अलग अलग समुदायों के भीतर इस तरह खास ढंग के धंधे पुश्तैनी बन गए, और जो खास तरह के धंधे थे और वो पीढ़ी दर पीढ़ी पुश्तैनी हो गए। हजाम है तो हजाम है, लोहार है तो लोहार है, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन है, तो ऐसे खानदानी हो गए ढांचे। पुश्तैनी नए ढंग के कामों से बचने और पुराने लकीर पीटते रहने की प्रवृत्ति पैदा हुई। इससे बड़ी संख्या में लोगों को विकास के अवसरों से वंचित करते हुए उन्हें अस्थायी रूप से समाज की सीढ़ी से मतलब जीना, सीढ़ी में नीचा दर्जा देकर यह मूल्य चुकाया गया था। ठीक है, इसी कारण हर तरफ ह्रास हुआ। विचारों में, दर्शन में, राजनीति में, युद्ध की पद्धति में, बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी और उसके साथ संपर्क में,
साथ ही क्षेत्रीय के भाव बढ़ने लगे। भारत की अखंडता की अवधारणा और अस्थाई स्थान पर सामंतवाद सामंतवाद और गिरोहबंदी जो किलाबंदी के नाम से जानते हैं, गिरोहबंदी की भावनाएं बढ़ने लगी और अर्थव्यवस्था संकुलित हो गई। इसके बावजूद जीवनी शक्ति और अद्भुत दृढ़ता बची हुई थी और इसके साथ लचीलापन एवं अपने को ढालने की क्षमता, इसलिए वह बचा रहा। नया संपर्कों एवं विचारधाराओं का लाभ उठा सकता और कुछ देशों में प्रगति भी कर सकता, लेकिन यह प्रगति अतीत के बहुत से अवशेषों से जुड़कर रही और बाधित होती रही। और यहाँ पर हमारे युगों का दौर खत्म होता है और आगे का हमारा चैप्टर है नई समस्याएं। कौन सा? नया समस्याएं। तो चलो फिर से मिलते हैं अगले पार्ट में नए जोश और नए उमंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और ऐसे ही वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर जरूर करो।